टारगेट विद MR गुरशे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी। 19वीं शताब्दी में इतिहास के विज्ञान अथवा कला होने का विवाद उत्पन्न हुआ। तो इतिहास के विज्ञान अथवा कला होने का जो विवाद है वह कब उत्पन्न हुआ? तो ये आपके 19वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में शुरू होता है। 19वीं शताब्दी, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखते हैं। वाल्टेयर, रांके, ब्यूरी, गिब्बन, डार्विन, सीले आदि विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के रूप में देखा। इतिहास को विज्ञान के रूप में कौन देखता है? वाल्टेयर, रांके, ब्यूरी, गिब्बन, डार्विन और सीले। ये अब देखो, दूसरी है विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना। उद्देश्य क्या है? सत्य का अन्वेषण करना। पूछ सकते हैं विज्ञान और इतिहास दोनों का उद्देश्य क्या है? सत्य का अन्वेषण करना। दस्तावेज व सामग्री संग्रह केवल ईंट, पत्थर और मसाला है। इतिहास निर्माता है। ये कथन किसका है? B.शेख अली का। किसका है? B.शेख अली का। वाटसन ने इतिहास को समस्त कलाओं का जन्मदाता स्वीकार किया। टाइनबी के अनुसार समाज व गण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। उनके अनुसार इतिहास का निर्माण सामाजिक अणुतत्वों से हुआ है। इतिहास और मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन करने वाले कौन थे? संबंध का वर्णन वह वार्ने ने किया। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार मानव के कार्यों और उपलब्धियों पर सर्वाधिक प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं का पड़ा है। सबसे अधिक प्रभाव वह किसका पड़ता है? प्राकृतिक घटनाओं का। आगे देखते हैं। इसके बाद में जॉनसन के अनुसार इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में होता। तो कौन कहता है? जॉनसन कहता है ऐसा। सर्वप्रथम बटरफील्ड ने कार्यक्रम के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। तो कार्यक्रम के संबंध में सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाला कौन था? बटरफील्ड। आगे देखते, नीतिवाद एक विश्वास है और मानव नीति की प्रेरणा से कार्य करता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा वह डिकिंसन ने कहा। विचेरी के अनुसार देवता भी भाग्य अथवा नीति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? विचेरी। क्या कहता है विचेरी? देवता भी भाग्य अथवा नीति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता। वाल्स के अनुसार इतिहास का स्वरूप चयनात्मक। तो इतिहास का चयनात्मक किसने बताया था? चयनात्मक वह किसने बताया? वाल्स ने बताया था। वाल्स ने ऐसा बताया। आगे देखते हैं। इसके बाद में डेविड थॉमसन के अनुसार इतिहास न तो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और न विषय परक है। ये कौन कहते हैं? डेविड थॉमसन। आगे मेडलबॉम के अनुसार इतिहास प्रस्तुतियों की उपज है। किसने कहा? मेडलबॉम क्या कहते हैं? इतिहास है वह प्रस्तुतियों की उपज है। समाज और राज्य को इतिहास की विषय वस्तु किसने बताया था? हीगल ने। किसने बताया? हीगल ने। समाज और राज्य को। कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस समय अपना इतिहासकार होता है। तो ये किसने कहा? कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति होता वह समय का इतिहासकार होता है। ऑर्थर मार्वी के अनुसार कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद रूम, कांट, तुर्की और गंदोर से प्रभावित था। प्रत्यक्षवाद का जनक काम्टे स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। ये किसने कहा? मार्विक ने कहा था। यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है किंतु उसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है। ये किसने कहा? ट्रेवेलियन ने कहा था। ट्रेवेलियन ने इतिहास को विवेकहीन बना दिया था। हम लोग महान ऐतिहासिक घटना को निर्मित नहीं कर सकते। ये बिस्मार्क ने ऐसा कहा। नेबूर का कथन है। नेबूर क्या कहता है? नेबूर के कथन के बारे में नेबूर क्या कहता है? नेबूर कहता है, नेबूर का कथन है कि मैं शब्दों का विश्लेषण करता हूँ जिस प्रकार एक शरीर शास्त्री शरीरों का विश्लेषण करता है। मैं प्राचीन अस्थियों के कंकाल को इधर उधर की सामग्री से निकालने का प्रयास करता हूँ। लॉर्ड एक्टन के अनुसार भविष्य का मार्ग प्रदर्शन कर सकने वाली भूतकाल की घटनाओं की वह क्रमबद्ध खोज जिस आधार पर
व्यक्तिगत विचार न होकर प्रामाणिक तथ्य हो वो इतिहास कहते हैं। जेम्स एंथोनी के अनुसार इतिहासकार को निर्धन बनाने वाला शास्त्र ही इतिहास है, इतिहासकार को निर्धन बनाता है। इंग्लैंड के आरजी कोलिंगवुड क्या कहते हैं कि इतिहास केवल विज्ञान ही नहीं अपितु एक कला भी है। ऐसा कौन कहते हैं? कोलिंगवुड कहते हैं। E.H. कार, प्रोफेसर एडवर्ड हेलेस्ट कार के अनुसार इतिहास की भविष्यवाणी तथा भावी मार्गदर्शन का आधार सामान्यीकरण का सिद्धांत है। हेनरी पिरेन ने इतिहास को प्राचीन काव्य से संबंध करके उससे कला कहा था और एल राउस के अनुसार इतिहास सदैव कला ही रहेगा। राजनीतिक इतिहास का वह रंगमंच होती है जहाँ महापुरुषों के कार्यों का प्रदर्शन होता है। एल राउस ने इसे इतिहास की रीढ़ या मेरुदंड का, राजनीति को इतिहास की मेरुदंड राउस ने कहा था। वर्तमान समय में इसे सूक्ष्म इतिहास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? माइक्रो हिस्ट्री कहते हैं। ट्रेवेलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल है तथा राजनीतिक इतिहास है वह क्या है? राजनीतिक इतिहास है वह अवर्णनीय है। ये ट्रेवेलियन कहता है। बौद्धिक इतिहास के प्रणेता और लिम्प्रे प्रोफेसर जेम्स हार्वे रॉबिन्सन ने वैज्ञानिक विधि पर पहली बार बौद्धिक इतिहास की रचना की थी। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विकसित कहानी है। हार्डर या वेल्सगाइस्ट का सिद्धांत विश्व इतिहास की आधारशिला। प्रोफेसर शेख अली के अनुसार इतिहास की अपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है। शेख अली कहते हैं इतिहास लेखन में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने न्यायाधीश पद्धति को स्वीकृत करना प्रदान की और उन्होंने इतिहास को अधिवक्ता न मानकर एक न्यायाधीश की संज्ञा दी। ऑस्कर वाइल्ड के अनुसार इतिहास का निर्माण मूर्ख भी कर सकता है परंतु उसका लेखन प्रतिभावान भी कर सकता है। आगे देखते हैं इसके बाद में हेनरी फोर्ड ने इतिहास को अंधकार कोठरी की संज्ञा दी। हेनरी फोर्ड इतिहास को क्या कहते हैं? शयन कक्ष कहते हैं। नेपोलियन इतिहास को विवेक कहता है। ज्यादातर विद्वान वाल्टियर द्वारा लिखित लुई चतुर्दश काल को पहला आधुनिक इतिहास मानते। लुई 14वें का काल है इसको। G.M. ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास को तथ्य संग्रह करते समय वैज्ञानिक और उसका वर्गीकरण करते समय वैचारिक और प्रस्तुत करते समय साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। द न्यू हिस्ट्री में रॉबिन्सन ने अपना निष्कर्ष दिया कि अब तक वर्तमान अतीत का शिकार होता रहा है। अब समझ में आ गया कि उसे उलटकर अतीत का वर्तमान के लिए उपयोग हो। क्रोचे के अनुसार पूरा इतिहास साप्रस्तिक इतिहास है। कोलिंगवुड के अनुसार इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। कार्ल आर पापर के अनुसार इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं। धर्मदूत बनने की अपेक्षा हमें अपने भाग्य का निर्माता बनना। माइकल ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास इतिहासकार का अनुभव है। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास एक निरंतर अग्रसारित होने वाली शक्ति है। जी बाइडेन के अनुसार इतिहास का अध्ययन बुद्धिमान की शुरुआत होती है। यह मनुष्य को प्रेरणा देता है। यह दिखाते हुए कि दुष्ट की हार होती है और सत्पुरुष विजय प्राप्त करता है। आरसी के एंसर के अनुसार इतिहास विश्व के वर्तमान स्वरूप की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान करते हैं। राउच के अनुसार अतीत, वर्तमान तथा भविष्य एक ही कालक्रम की विभिन्न श्रृंखलाएं जो भविष्य था आज वर्तमान है और वर्तमान कुछ समय में अतीत हो जाएगा। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास मुख्यतः काव्यात्मक है। यह एक महान काव्य की भांति है जिसका न आरंभ है और न अंत। डेविड ब्रूम के अनुसार इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। साल ओमन ने इतिहास को विषाक्त कहा है क्योंकि प्राय आक्रमण के औचित्य को इतिहास के आधार पर सिद्ध किया जाता है। विश्व साम्राज्य की कल्पना सबसे पहले रोमन इतिहासकार पोलिबियस ने की थी। लीवी की इतिहास अवधारणा में नैतिकता की प्रधानता है। उनके अनुसार इतिहास का उद्देश्य नैतिक
शिक्षा प्रदान करना। हर्डर रोमन युग के महान दार्शनिक विचारक थे। एक्टन ने कहा है कि सत्ता सर्वशक्तिमान को भ्रष्ट करती है और सर्वशक्तिमान सत्ता को पूर्णतया भ्रष्ट करता। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह हर जगह बंधन या बेड़ियों में जकड़ा हुआ। रूसो घोषणा करता है कि एक सोच समझ वाला मनुष्य एक बिगड़ा हुआ जानवर है। इतिहास गवेषणा के बारे में आगे अपन देखते हैं तो उसमें गवेषणा, शोध, खोज, अन्वेषण, अनुसंधान आदि का अर्थ एक ही है। बर्नहीम के अनुसार शोध स्वयं में इतिहास नहीं है, अपितु इतिहासकार द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन तथा प्रक्रिया। डॉक्टर परमानंद सिंह महोदय के अनुसार शोध कार्य करते समय निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। नवीन तथ्यों की खोज करनी शोधकर्ता में ये पहला कार्य होता। दूसरी, उपलब्ध तथ्यों का नवीन व्याख्या दूसरा कार्य शोधकर्ता का। सिद्धांतों के परिवेश में तथ्यों का निरूपण शोधकर्ता का तीसरा स्तर है। और गवेषणा के स्रोत एवं संदर्भ शोध में एक माध्यम का कार्य करता है। ये स्रोत हमें संदर्भ या साक्ष्य स्वरूप प्रदान होते हैं, और यदि किसी स्रोत से हमें संदर्भ ना प्राप्त हो तो हम शोध का कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। ग्रंथ सूची से ही शोध शुरू होता है। गवेषणाकर्ता गवेषक के गुणों में उसे इतिहास को एक विज्ञान के विषय के रूप में जानने व मानने वाला होता है। गवेषणाकालीन समाज तथा उसकी आवश्यकता को ठीक से समझ सकता है। नवीन तथ्यों की खोज, उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्या तथा सिद्धांतों के परिवेश में तथ्यों के निरूपण में वह दक्ष हो। शोधार्थी को चाहिए कि वह अपना शोध कार्य से प्रारंभ करना चाहिए। शोध की नवीन विद्या का उद्देश्य अतीत की पुनः प्राप्ति होता है, परंतु कार्ल बेकर का कहना है कि अतीत की पुनः प्राप्ति असंभव है। इसके विपरीत ऑक्सफोर्ड का मत है कि वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है, और जो वर्तमान को प्रभावी तथा नियंत्रित करता है वह सुखद भविष्य का मार्गदर्शन करता है। अतः ऑक्सफोर्ड अतीत की पुनः प्राप्ति के पक्ष में। ऐतिहासिक शोध के 6 सूत्र सिद्धांत मुख्य तथ्य, साक्ष्य, व्याख्या, स्पष्टीकरण, आलोचना तथा पक्षपात एवं न्याय। अतीत को जानने का सबसे प्रमाणिक पुरातत्व है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसलिए कहा गया है अभिलेख नहीं तो इतिहास नहीं। जर्मन इतिहासकार राके के शोध पद्धति के कारण अभिलेखाकार इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत बने। वर्तमान समय में यही शोध का सबसे बड़ा केंद्र है। एक्टन के अनुसार समस्याओं का अध्ययन करो, कालों का नहीं। स्टडी प्रॉब्लम्स नॉट पीरियड्स, एक्टन कहते। प्रधान स्रोत प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य, पांडुलिपि, हस्तलिपि, हस्तलिखित प्रति, मौलिक एवं प्रकाशित दस्तावेज, समकालीन अभिलेख, प्रश्नावली, सरकारी दस्तावेज आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। प्राय आत्मकथा को भी लोग प्रधान स्रोत मानते हैं। प्राथमिक स्रोत वह होता है जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में अधिकाधिक आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराता है। इसके बिना कोई भी शोध विश्वसनीय नहीं बन सकता। गौण स्रोत के बिना भी काम चल सकता है, परंतु वह पूरक विस्तारक तथ्य उपलब्ध कराते हैं, इसलिए उनका भी महत्व है। लाल बहादुर वर्मा महोदय के अनुसार अगर सैंधव सभ्यता पर कोई शोध कर रहा है तो विभिन्न सैंधव स्थलों से प्राप्त सामग्री और उनके संबंध में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट प्राथमिक स्रोत होंगे। इन पर अधिकाधिक इतिहासकारों की व्याख्या भी प्राथमिक स्रोत में शामिल की जाएगी, परंतु सैंधव सभ्यता पर यदि शोध पत्रिकाओं और सामान्य पुस्तकों में यदि कुछ लिखा गया तो वह गौण स्रोत था। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन। वस्तुनिष्ठता आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का की विशेषता है। निष्पक्षता का अभाव, इतिहास में परिवर्तनशीलता, पूर्वाग्रह की भावना वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्या है। वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक इतिहासकारों में पाई जाती है। कार के अनुसार इतिहास को सामान्यकरण के सिद्धांत से अलग करना उपहासास्पद और मूर्खतापूर्ण है। इतिहास सामान्यकरण पर
आधारित और विकसित होता है। एल्टन ने भी सामान्यकरण को इतिहास का अभिन्न अंग स्वीकार किया। उसके अनुसार इतिहास तथा ऐतिहासिक तथ्यों के संकलनकर्ता में अंतर का आधार सामान्यकरण का सिद्धांत है। तथ्यों को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तथ्यों को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ माना जाता है, परंतु वह पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत उसकी व्याख्या तो व्यक्ति करता है। डेविड थॉमसन के अनुसार संपूर्ण समष्टि तथ्य ऐतिहासिक तथ्य होता है। E.H. कार के अनुसार तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तथ्य तथा इतिहासकार एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं। तथ्यों से विहीन इतिहासकार व्यर्थ और बिना जड़ का होता है। कार्ल बेकर के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों का इतिहासकार के लिए कोई अस्तित्व नहीं रहता है जब तक वह उनकी पुनर्रचना न करे। E.H. कार का मत है कि तथ्य रूपी गुठली से ज्यादा महत्वपूर्ण भाग बाहरी गुदा होता है। डेविड थॉमसन ने कहा, इतिहासकार तथ्य को बुलवाता है। तथ्यों का अधिकाधिक संकलन इतिहास को विश्व को बना देता है। वैज्ञानिक अवधारणा में विश्वास रखने वाले कोलिंगवुड ने ऐसे इतिहास को कैंची तथा गोंद, सीजर एंड पास्ट हिस्ट्री इतिहास का, उन्होंने इस विधि का प्रबल विरोध किया। कोलिंगवुड ने एक इतिहासकार के लिए कुछ नियम विद्याओं का भी प्रतिपादन किया, जैसे कैंची तथा गोंद शैली और कबूतरी सुराख विधि। अब महत्वपूर्ण पुस्तक है E.H. कार की द 20 Years Crisis, इतिहास क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, कार्ल आर पामर, द पॉवर्टीज ऑफ द हिस्टोरिज्म, द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, पी लियोन की है टेरर ऑफ हिस्ट्री, द लिसनर, प्रोचे द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी, सी वैली पेंट्रोस एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, नेमियर की है प्रक्स लेटनीज एंड पार्क्स, इरेशनस प्रेज ऑफ फोली है, मैकियावेलिक द प्रिंस, दांते डिवाइन कॉमेडी, थॉमस मूर यूटोपिया, संत अगस्टिन की सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का नगर, थॉमस पेन की राइट ऑफ मैन, J.A. हॉब्सन की इंपीरियलिज्म एंड स्टडी, रणजीत गुहा की प्रोच ऑफ काउंटर इमरजेंसी, द एलिमेंट्री aspects of peasant emergencies in colonial India, R. रजनी पामदत्त, आज का भारत, इंडिया टुडे, एंटोनियो ग्राम्सी, प्रिजन नोटबुक्स, रॉबिन्सन की द न्यू हिस्ट्री, अनिल सिंह की द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, D.F. फ्लेमिंग की द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन्स, J.R. एल्टन की द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, फ्रैंक एंक्समीर की हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, विलियम डिल्सी, हरमेन्यूटिक्स एंड द स्टडी हिस्ट्री, थॉमस कुन की द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, R.G. कोलिंगवुड की द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, G.P. गुच की हिस्ट्री एंड हिस्टोरिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी, हर्बर्ट बटरफील्ड की विहिंग इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, टाइटस लिवी की हिस्ट्री ऑफ रोम और सेलानियस की ट्री पॉइंट्स हिस्ट्री, हैंडीगर की वाइंग एंड टाइम्स, रिचर्ड जे इवांस की इन डिफेंस इन हिस्ट्री, W.N. वाल्स की इन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, मार्क ब्लॉक, फ्रेंच रूरल हिस्ट्री, मेमोरी ऑफ द वार, द हिस्टोरिज्म क्राफ्ट फ्यूडल सोसाइटी, बटरफील्ड की द ओरिजिन्स ऑफ हिस्ट्री, क्रिश्चियनिटी ऑफ हिस्ट्री, जॉन विक्लिफ की मॉर्निंग स्टार, हर्डर की आइडिया ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, मैनकाइंड, S.G. वेल्स की आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, टाइनबी की द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द वेस्ट, विलियम डूरंट की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, राम मनोहर रॉय की इतिहास चक्र, हेगल की द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ फ्रीडम, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद में टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस, थॉमस होब्स की लेवियाथन, रूसो की सोशल कॉन्टेक्ट, एमाइल स्पेंगलर की द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, गिब्बन की रोमन साम्राज्य का पतन, मोंटेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज, गोल्डब्रेथ की वी स्टडी
वे भी स्टडी हिस्ट्री। C.L. बेली की पेंट्रोस एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, नेमियर के पर्सनैलिटीज एंड पावर्स और गुइसी यार्डनी की दी हिस्ट्री ऑफ इटली, जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक, माई स्टोरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व इतिहास की झलक पुस्तक की तुलना H.G. वेल्स की इतिहास की रूपरेखा से की जाती। हिंदुस्तान की खोज अहमदनगर किले में लिखा था। थैंक यू, धन्यवाद।